हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI इन फाइटर 2.0 सीरीज, द सीरीज फॉर परफेक्ट स्कोर इन बायोलॉजी। तो बच्चों, इस सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम सेकंड वाला चैप्टर इसमें पढ़ रहे थे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, क्या कंप्लीट करवाया था? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके साथ में मैंने आपको बताया था अबाउट दी ब्लड, ठीक है। और हमने कंप्लीट किया था सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या जरूरत होती है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, सेल से CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालना, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत होती है, एंड दैट एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, देखो है ना। सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनमें सिंपलर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा था बच्चों? क्लोज्ड टाइप। और जो कम एडवांस था या जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला था, वो वाला कौन सा था? ओपन टाइप, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम याद कीजिए किसमें बताया था मैंने आपको? आर्थ्रोपोड्स में बताया था। क्लोज्ड सबसे पहले किसमें अपीयर हुआ था? एनिलिड्स में अपीयर हुआ था। और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था? कॉर्डेट्स में था, है ना। कॉर्डेट्स में हमने देखा था फ्रॉम पाइसेस टिल मैमल्स, सभी ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट था। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया था वो थे एनिलिड्स, ठीक है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में था? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में नहीं, इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट था वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट था, हमने देखा था यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? चले, तो अब आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ब्लड का कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ब्लड में अपन ने क्या क्या देखा था? ब्लड में हमने देखा था अबाउट दी प्लाज्मा, और हमने देख लिया था आरबीसी को, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज WBC। कल मैंने आपको आरबीसी पूरा अच्छे से पढ़ा दिया था, है ना। प्लाज्मा पढ़ा दिया था जिसमें 55% कवर होता है वो ब्लड का। और हमने देखा था कि प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्रेजेंट है? 90 to 92% ऑफ वाटर। फिर हमने देखा था कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। न्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स देखे थे। इनऑर्गेनिक में हमने देखे थे सॉल्ट्स जैसे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें देखी थी। आरबीसी का हमने पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन देखा था अबाउट दी साइज, शेप, इन्यूक्लिएटेड क्यों है, कौन से मैमल्स में न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आप लोग मुझे बताएंगे कि फ्रॉग की आरबीसी, फिश की आरबीसी कैसी होती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए, तो मैं इसे बाद में चेक कर लूंगी। फ्रॉग की और फिशेस की आरबीसी कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है या फिर न्यूक्लिएटेड होती है? क्लियर है? चलिए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या है? दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या फुल फॉर्म है इनका? दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है WBC को? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, ठीक। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अबाउट दी काउंट। WBCs का काउंट कितना होता है? दीज आर 6000 to 8000। These are 6000 to 8000 per cubic millimeter of blood, ठीक है। 6000 to 8000 per cubic millimeter of blood। यहां हम बोलेंगे these are less than RBC। RBC के कंपैरिजन में इनका नंबर काफी कम है ना। अब RBC का हमने लाइफ स्पैन देखा था बच्चों 120 डेज का। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है?
तो WBCs में हम कहते हैं WBCs आर शॉर्ट लिव्ड। कैसी होती है WBC? शॉर्ट लिव्ड। इनका लाइफ स्पैन हार्डली 6 to 8 डेज तक का हो सकता है। मैक्स टू मैक्स ये 10 डेज तक जिंदा रह सकती हैं। क्लियर है? ठीक। तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। 6 to 8 डेज तक का इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। ठीक। आरबीसीज कैसी थी? न्यूक्लिएटेड, सॉरी ई न्यूक्लिएटेड थी। पर WBCs कैसी हैं? WBCs आर न्यूक्लिएटेड। कैसी हैं WBCs? न्यूक्लिएटेड है। और इन न्यूक्लिएटेड WBCs में देयर आर वेराइटी ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस। वेराइटी ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस। WBCs के जो न्यूक्लियस होते हैं वो सब WBCs के न्यूक्लियस एक जैसे नहीं होते हैं। WBCs के न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर है? ठीक। तो हमने इसका काउंट देख लिया, यानी कि नंबर देख लिया, हमने लाइफ स्पैन देख लिया है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, तो हमने कहा दीज आर न्यूक्लिएटेड, और इनके न्यूक्लियस का अलग अलग शेप हो सकता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए कि WBCs का नंबर हमने बता दिया है, तो क्या इन WBCs का नंबर कांस्टेंट ही रहता होगा क्या? बढ़ता घटता नहीं होगा क्या? बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है ना? तो क्या WBCs का नंबर अगर बढ़ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है क्या? मतलब हम क्या ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे WBCs का नंबर बढ़ जाएगा तो? नहीं। ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC at the time of बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होगा तो WBCs का नंबर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब उसी तरीके से WBCs का नंबर कम भी हो सकता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। तो ये किस केस में हो सकता है? जनरली ये होता है वायरल इन्फेक्शंस के केस में। किस केस में होता है ये? वायरल इन्फेक्शंस के केस में। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के केस में WBC का नंबर बढ़ जाएगा, और मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस के केसेस में WBC का नंबर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ हम देखें टाइफॉइड, तो टाइफॉइड के केस में WBC का नंबर बढ़ जाता है। वायरल डिसीजेस में हम देखें डेंगू और एड्स। ठीक है। तो डेंगू और एड्स ये दो ऐसी वायरल डिसीजेस हैं जिनके केस में WBC का नंबर कम हो जाता है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक। फिर हमने देखा था आरबीसी में कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है। और हमने प्रोसेस देखी थी, दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखूं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC, WBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस। क्या बोल दिया जाएगा बच्चों इसे? ल्यूकोपोएसिस। ठीक है। अब कौन से ऑर्गन को आप ल्यूकोपोएटिक ऑर्गन बोलोगे? ल्यूकोपोएटिक ऑर्गन मतलब जहां पर ल्यूकोपोएसिस होगा, ल्यूकोपोएटिक ऑर्गन आप लोग बोलोगे टू दी बोन मैरो। किसे कहोगे आप ल्यूकोपोएटिक ऑर्गन? बोन मैरो को। क्योंकि हमने ये देखा था कि पूरे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? ब्लड कहाँ बन रहा था? बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बन रही है? बोन मैरो में। तो WBC भी कहाँ बनेगी? बोन मैरो में बनेगी। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस, एंड द ऑर्गन which helps in leukopoiesis which is the leukopoietic organ, उस ल्यूकोपोएटिक ऑर्गन का नाम क्या है बच्चों? बोन मैरो। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। ठीक है। अब WBC में टाइप्स ऑफ WBC देखें हम। क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ WBC। WBCs आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर हम WBC को क्लासिफाई कर रहे हैं दो कैटेगरीज में, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हमने इसको? दो कैटेगरीज में, ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक। अब क्या होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब?
ये अगर हमने यहाँ पर सेल बना लिया, इस सेल के साइटोप्लाज्म में हमें कुछ ये इनसॉल्यूबल टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, पर ए ग्रेन्युलोसाइट्स में यहाँ पर साइटोप्लाज्म कैसा है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा साइटोप्लाज्म कंटेन्स सम इनसॉल्यूबल स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं इनसॉल्यूबल स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म में कुछ इनसॉल्यूबल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म इज क्लियर। साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार का कोई इनसॉल्यूबल स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो जहां प्रेजेंट है वहां क्या बोल दिया हमने, ग्रेन्युलोसाइट्स। जहां नहीं है, साइटोप्लाज्म क्लियर है, वहां हमने बोला ए ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स आर एब्सेंट। ठीक, अब ग्रेन्युलोसाइट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड की जाती हैं। दीज आर इओसिनोफिल, नेक्स्ट होगा इसमें बेसोफिल, और नेक्स्ट होता है इसमें न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। ठीक, तो ये 3 कैटेगरीज हो गई किसकी, ग्रेन्युलोसाइट्स के, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हमने इसे, 2 कैटेगरीज में, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। क्लियर हो गया इतना। तो ग्रेन्युलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, दे आर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ इतना बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं ये सारी WBCs कैसी होती हैं, क्या होता है इसमें, और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में। सबसे पहला कॉलम आप जो बनाएंगे वो कॉलम आप बनाएंगे किसका, कैरेक्टर्स का। क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर कैरेक्टर्स लिख लेंगे। ठीक, कैरेक्टर्स के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे पहली वाली WBC, दैट इज दी न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे पहली कौन सी ले लें अपन, न्यूट्रोफिल ले लेते हैं। न्यूट्रोफिल, थोड़ा सा कॉलम बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं अपन इसको। तो पहला अपन ने ले लिया यहाँ न्यूट्रोफिल, दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पर बेसोफिल, तीसरा हो जाएगा इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, चौथा हो जाएगा मोनोसाइट्स, और पांचवा हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 टाइप की WBC, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक, अब कैरेक्टर्स कौन कौन से हम ले रहे हैं यहाँ पर इनको डिस्क्राइब करने के लिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर इन सारी WBCs का नंबर। ठीक है, परसेंटेज में इनका हम नंबर याद कर लेते हैं। देखो, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज है 60 to 65%। कितनी प्रेजेंट होती है न्यूट्रोफिल, 60 to 65%। 60 to 65% है, देयरफॉर न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट। सबसे अधिक क्वांटिटी में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है। ठीक, फिर उसके बाद में आते हैं अपन बेसोफिल पर। बेसोफिल का परसेंटेज है 0.5 to 1%। कितना है, 0.5 to 1%। तो हम कह देंगे दीज आर लीस्ट अबंडेंट। कैसी होती है ये, लीस्ट अबंडेंट है, सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती है, दे आर बेसोफिल। इओसिनोफिल का परसेंटेज है सिर्फ 2 to 3%। मोनोसाइट का परसेंटेज होता है 6 to 8%। लिम्फोसाइट का परसेंटेज होता है 20 to 25%। तो 20 to 25% में हम इसको बोलते हैं दीज आर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है वो वाली WBC कौन सी हो जाएगी, वो होगी हमारी लिम्फोसाइट्स। क्लियर,
तो ये हमने सबका परसेंटेज देख लिया है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल। उससे कम कौन सी है? लिम्फोसाइट है। फिर उससे कम कौन सी है? इओसिनोफिल, सॉरी मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, एंड फिर आखिरी में आएगी यहाँ पर बेसोफिल। ठीक है, अब इसके लिए एक हम ट्रिक याद कर लें। इसकी ट्रिक है नेवर लेट monkeys eat banana। ठीक है, नेवर लेट monkeys eat banana। N for neutrophil, L for lymphocyte, M for monocyte, E for eosinophil and B for basophil। तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके से याद करना है, N, L, M, E एंड B। या तो आप ये याद कर लो या फिर आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला कैरेक्टर हम कौन सा देख रहे हैं? इसमें परसेंटेज हमने सबसे पहले देख लिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर न्यूक्लियस शेप। क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बना लिया यहाँ पर सेल। अब इसमें न्यूक्लियस का शेप, दीज आर मल्टीलोब्ड। कैसा न्यूक्लियस होता है इसका? न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत सारे इसमें लोब प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये कैसी होती है? मल्टीलोब्ड होती है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बेसोफिल। बेसोफिल का शेप कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? दीज आर ट्राइलोब्ड या फिर एस शेप्ड। कैसी होगी? ट्राइलोब्ड या फिर एस शेप की होगी। नेक्स्ट इओसिनोफिल। इओसिनोफिल में इसका शेप होता है इस तरीके का। क्या बोला जाएगा इसे? दीज आर बाइलोब्ड। कैसी होती है ये? बाइलोब्ड। हेडफोन शेप की हमें दिखाई दे रही है, बाइलोब्ड होंगे। ठीक, नेक्स्ट मोनोसाइट। मोनोसाइट में न्यूक्लियस का शेप बीन शेप या फिर किडनी शेप। किस शेप का होगा ये? बीन शेप और किडनी शेप कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मोनोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स पर। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस का शेप जनरल सर्कुलर शेप की लिम्फोसाइट्स हो सकती है। किस शेप की होंगी ये? सर्कुलर शेप्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक, ये हो गई हमारी यहाँ पर 5 टाइप की WBCs और इन 5 टाइप की WBCs के अलग अलग शेप के न्यूक्लियस। क्लियर है इतना? ठीक, नेक्स्ट हम मूव करें यहाँ पर फंक्शंस पर। किस पर आ जाते हैं हम? फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शंस में न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है सबसे सिंपल फंक्शन है इसका याद करने में, फैगोसाइटोसिस। क्या फंक्शन है इसका? फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन का, फॉरेन एंटीजन अब क्या होता है समझें। फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन मतलब क्या होता है? बाहर का। जैसे हम कहते हैं ना फॉरेन कंट्री, मतलब जो बाहर की कंट्रीज होती है। तो फॉरेन पार्टिकल मतलब जो हमारी बॉडी का नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी उसको नहीं पहचानती, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फॉरेन पार्टिकल। तो जब भी कोई बाहर का पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आता है तो उस बाहर के पार्टिकल को न्यूट्रोफिल खा जाती है। क्या करती है? पूरा खा जाती है न्यूट्रोफिल उसको। ठीक है, अब फैगोसाइटोसिस वर्ड जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। फैजी, फैजी मतलब अपन क्या बोलते हैं? खाना। और दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला? साइटोसिस। साइटोसिस मतलब क्या? सेल को। तो फैगोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ? सेल को खा जाना। क्या हुआ? सेल को खा जाना। फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को खा जाना। यही फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? मोनोसाइट भी परफॉर्म कर रही है। मोनोसाइट का भी फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन को खा जाना, ये भी किसका फंक्शन है? मोनोसाइट्स का। तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स शेयर सेम टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट किस पर चलें अपन? बेसोफिल। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस का मतलब है किसी एंटीजन के अपनी बॉडी में एंटर होने के बाद में सूजन आना, रेडनेस आ जाना, पेन होना, पेन अगर ज्यादा हो रहा है, इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो गया है तो फिर उसके बाद में फीवर आ जाना, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द इन्फ्लामेशन। ठीक है, और उन रिएक्शंस में इन्फ्लामेशन के होने पर जो रिस्पॉन्स दिखाने वाली डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है? बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है वो इन्वॉल्व होती है इन दी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। किसमें इन्वॉल्व होती है ये? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में कुछ चीज का सिक्रीशन करती है। इट सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करती है ये सिक्रीट करती है हिस्टामिन, ये सिक्रीट करती है सेरोटोनिन, और साथ में सिक्रीट करती है हेपेरिन। क्या सिक्रीट कर रही है ये? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, याद होना चाहिए ये। ठीक है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर। क्या है हिस्टामिन? वैसोडाइलेटर। सेरोटोनिन क्या है? दिस इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या है ये? वैसो कंस्ट्रिक्टर। हेपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट। क्या है हेपेरिन? एंटी कोएगुलेंट है। क्लियर है? देखो, हिस्टामिन दिस इज अ वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला, फैलाने वाला। सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर। कंस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा? ब्लड वेसल्स को फैलवाएगा। ये क्या करवाएगा? वैसो कंस्ट्रिक्टर है तो ये ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देगा, सिकुड़ देगा। और हेपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट है मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये ब्लड को जमने से, ब्लड की क्लॉटिंग होने से रोकेगा। क्या करेगा ये? ब्लड की क्लॉटिंग होने से, ब्लड को जमने से रोकेगा। आया समझ में हमको? ठीक है, तो बेसोफिल दिस इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस अगर इसको शो करने हैं तो उनको शो करने के लिए ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट हम किस पर चल रहे हैं? नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी eosinophil. Eosinophils shows responses during allergic reactions. किस समय पर ये रिस्पॉन्सेस शो कर रही हैं? एलर्जिक रिएक्शंस के समय पर। जब भी अगर हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी एग्जैजरेट होने लगती है, जैसे आंखों में धूल का एंटर हो जाना, तो हम क्या करते हैं? आंखों को तेजी से मसलते हैं हम। ठीक है, फिर धूल के कण का या डस्ट पार्टिकल्स का हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होना, खांसी आती है, छींक आती है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, इरिटेशन होता है, तो वो एक प्रकार का एलर्जन है। ठीक है, तो किसी एलर्जन के हमारी बॉडी में आने के बाद में जो उस एलर्जन के अगेंस्ट में एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाए, वो वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? वो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी इओसिनोफिल। कौन सी डब्ल्यूबीसी होगी? वो इओसिनोफिल। क्लियर है? ठीक, अब नेक्स्ट मोनोसाइट, इसका फंक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन डिफेंस। किसमें इन्वॉल्व है ये? डिफेंस में। डिफेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा। डिफेंस मतलब हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकना नहीं, हमारी बॉडी में आ गया उसके बाद में उसको धो डालना। ठीक है, जैसे हमारे जो सोल्जर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अवर डिफेंस सिस्टम, तो वो बचा नहीं रहे, हर जगह ऐसे शील्ड के जैसे नहीं खड़े हुए हैं। कोई आएगा तो उसको धो डालेंगे, फिर उसको नहीं छोड़ेंगे हम, है ना? तो वैसे ही अपनी बॉडी में कुछ सैनिक होते हैं हमारे। ठीक है, और वो सैनिक कौन से होते हैं? वो सैनिक है हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं ना जैसे अपन जिसको, तो स्पेशल फोर्सेस कौन सी है? हमारी लिम्फोसाइट है। देखो बच्चों, एक तो जो चोर हैं, गुंडे हैं, छोटे मोटे से जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको मारने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए कौन होती है? हमारी पुलिस होती है। ठीक है, तो ये सब कौन हो गए? हमारी पुलिस हो गई। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये सब क्या हो गई? अपनी पुलिस हो गई। ठीक है, अब कोई टेररिस्ट आया है, टेररिस्ट को मारने के लिए तो हमको स्पेशल टास्क वाली फोर्स लगती है। ठीक है,
स्पेशल फोर्स क्यों लगती है हमको? क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग है, लोगों को बचाना भी है, खुद को ही बचाना है, टेररिस्ट को मारना भी नहीं है, टेररिस्ट को अगर मार दिया तो उससे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाएंगे, ठीक है। अब उसको किसने भेजा है, किस काम से भेजा है और कहाँ कहाँ पर उसको नुकसान पहुंचाना है, सारी इंफॉर्मेशन उससे निकालनी है। तो स्पेशल टास्क फोर्स को भेजते हैं अपन, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। वैसा ही काम कौन कर रहा है हमारी बॉडी में? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से हमारी बॉडी की स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। तो ये जो एंटीजन अपनी बॉडी में आ गया है, उस एंटीजन को खत्म कर देंगी। और ऐसे ही नहीं खत्म करेगी, ये उस एंटीजन की मेमोरी को बना के रखती है। कैसे मेमोरी को बना के रखेगी? जैसे ताज होटल पे जिन लोगों ने अटैक किया था, उसमें हमने पकड़ा था किसको? कसाब नाम के एक आतंकवादी को पकड़ा था, है ना। तो वो याद है ना हमको, अभी तक मेमोरी है हमारे पास में उसकी। तो मतलब अगर दूसरे बार ऐसा कुछ होगा तो हम उसको पहचान लेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या करती है, एंटीजन की मेमोरी बनाकर रखती है कि ये जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, जो डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? मेमोरी बनाकर रख लेंगे कि इस टाइप का एंटीजन अगर दोबारा आता है तो उसको हम हमारी बॉडी को बीमार नहीं करने देंगे, पहले ही उसको खत्म कर देंगे। क्लियर है? तो ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। अब इसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन हम देखें लिम्फोसाइट्स का। देखो, lymphocytes are involved in defense। किसमें इन्वॉल्व है वो? डिफेंस में। लिम्फोसाइट्स है हमारी दो टाइप्स की, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। कौन से होते हैं ये? टी लिम्फोसाइट्स। और दूसरे होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो टाइप के लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक। टी लिम्फोसाइट्स जो है ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। T lymphocytes are responsible for a specific type of immunity called as cell mediated immunity। मतलब टी सेल्स की वजह से जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होती है वो कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज CMI। क्या बोला जाता है इसे? CMI। एंड बी लिम्फोसाइट्स आर responsible for another type of immunity, that is antibody mediated immunity। कौन सी इम्यूनिटी है यहाँ पर? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉल्ड एज AMI। क्लियर है? ठीक। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इट मेक्स द मेमोरी ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन की मेमोरी बना लेता है कि अगर एंटीजन दोबारा आया तो उसको छोड़ना हमको नहीं है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया क्या? WBCs, ठीक। तो WBCs में हमने क्या क्या देख लिया है यहाँ पर, एक बार हम देख लें। टाइप्स ऑफ WBCs हमने देख लिए। पहले तो हमने जनरल WBCs का इंट्रोडक्शन देख लिया है। काउंट है, लाइफ स्पैन है, किस समय पर बढ़ती है, किस समय पर कम होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, सारी चीजें हमने देख ली। फिर हमने टाइप्स देख लिए WBC के, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। आफ्टर दैट हमने पूरा इस WBCs का डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हमने लिम्फोसाइट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखा है जो आगे हमें काम आएगा इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें अगला वाला जो हमारा कॉर्पस्कल है, ब्लड सेल है, दे आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है इन्हें? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाएगा इन्हें? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। चलो काउंट देखें हम इसका। सबसे पहले प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है? 1.5 लाख टू 3.5 लाख तक का हो सकता है, ठीक है। 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका नंबर अगर घट जाएगा तो क्या होगा? इफ प्लेटलेट्स नंबर डिक्रीजेस, अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इट विल अफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग।
क्या करेगा ये? हमारी ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करेगा, क्योंकि प्लेटलेट वो सबसे पहले फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के समय पर इनिशिएट होते हैं, ठीक है। और क्यों हमारी ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट हो जाएगी? बिकॉज दीज आर दी फर्स्ट फैक्टर्स, ये वो पहले फैक्टर्स हैं, दीज आर दी फर्स्ट फैक्टर्स विच विल बी stimulated, which will be stimulated to initiate blood clotting। ये वो पहले फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले स्टिमुलेट होंगे। क्लियर है बच्चों इतना? तो ये हमने देख लिया यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में। अब कहाँ बनती हैं प्लेटलेट्स? ठीक है, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। कहाँ बनेंगी प्लेटलेट्स भी? बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है ये? बोन मैरो में। कैसे? क्या होता है बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो में एक बड़े साइज के सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस भी है। इन सेल्स को बोला जाता है दीज आर मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोला जाता है इन्हें? मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है मेगा कैरियोसाइट्स। इन मेगा कैरियोसाइट्स में होती है एक प्रोसेस, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स में क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर? फ्रेगमेंटेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट जाना। तो ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये ऐसे छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाएंगे। इन्हीं टुकड़ों को क्या कहा जा रहा है? दीज टुकड़े आर कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एक्चुअली में क्या होते हैं? दीज आर डेब्रीज ऑफ मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के कण है, टुकड़े हैं, ठीक है। अब देखो मेगा कैरियोसाइट्स में तो न्यूक्लियस था और मेगा कैरियोसाइट छोटे छोटे से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो क्या न्यूक्लियस भी हर हिस्से में बराबर गया होगा क्या? तो इस सेल जैसे स्ट्रक्चर को विच इज कॉल्ड एज दी कॉर्पस्कल, ठीक है। तो इस कॉर्पस्कल को क्या बताओगे आप? न्यूक्लिएटेड है या फिर इन्यूक्लिएटेड है? तो हम यहाँ पर बताएंगे प्लेटलेट्स आर ई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे इसे अपन? इन्यूक्लिएटेड होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स वास्तव में सेल ही नहीं है ना। डब्ल्यूबीसी सेल है, आरबीसी सेल है, ठीक है, पर ये सेल थोड़ी है। ये किससे बना है? किसी सेल के टूटने से बना है, फ्रेगमेंटेशन से बना है। तो फ्रेगमेंटेशन से अगर बना है तो सेल के टुकड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के भी क्या बराबर टुकड़े हुए होंगे? और बराबर टुकड़े मान लीजिए हुए भी हैं तो क्या हर एक प्लेटलेट के टुकड़े में न्यूक्लियस गया होगा और वो रेगुलेशन करवाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स क्या है? दीज आर इन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा? दे विल हेल्प इन दी ब्लड क्लॉटिंग। आया इतना बच्चों समझ में? ठीक है, चलिए अब हम इतना पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी से देख लेते हैं फटाफट। देखो एनसीईआरटी में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously. हमें सेल्स को ऑक्सीजन देना है, न्यूट्रिएंट देना है और सेल से हार्मफुल सब्सटेंसेस और CO2 को कंटिन्यूअसली बाहर निकालना है, ठीक है। नाउ it is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cell. तो इसके लिए हमें एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत है जो सेल तक सब्सटेंसेस को पहुंचाए और सेल से सब्सटेंसेस को वापस लेकर आए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स। यहाँ अंडरलाइन करेंगे आप, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। Simple organisms like sponges and coelentrates circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances। मतलब sponges और जो coelentrates होते हैं
उनमें वो अपनी बॉडी कैविटी के जैसे स्ट्रक्चर से इन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, ठीक है। और इनकी बॉडी कैविटी का नाम अपन ने क्या पढ़ा था, स्पॉन्जोसील एंड गैस्ट्रोसील। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज्ड स्पेशल फ्लूइड, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। और उस स्पेशल फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। ब्लड क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है, हायर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज किया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। और दूसरा बॉडी फ्लूइड कौन सा है, लिम्फ, which also helps in the transportation of certain substances. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph is also called as the tissue fluid. ये यही याद कर लेंगे हम, lymph का दूसरा नाम क्या है, tissue fluid है। And the mechanism of circulation of blood is also explained here. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ब्लड। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कीजिए, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हमने क्या कहा था, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। क्या कहा जाता है इन्हें, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। और यहाँ पर क्या एब्सेंट है, ब्लड में फाइबर जो है वो एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है ब्लड में, फाइबर। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा होता है, जो नियरली 55% बनाता है हमारे ब्लड का। इंपॉर्टेंट 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं 6 to 8%। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन आर दी मेजर प्रोटीन्स व्हिच आर फाउंड इन दी प्लाज्मा। ये मेजर प्रोटीन्स है जो हमें प्लाज्मा में मिलते हैं। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्लॉटिंग और ब्लड के कोएगुलेशन के लिए। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी। एंड एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 नेगेटिव एंड क्लोराइड। Glucose, amino acid, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always transit into the body. जैसे वो हमेशा हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, तो इसीलिए उन्हें प्लाज्मा में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो ब्लड क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम, ठीक है। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो। देखो हमें क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ पर, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में से क्या हटा दिया हमने, फाइब्रिनोजन, क्योंकि फाइब्रिनोजन क्या है, दिस इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। क्या है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन अगर हमने हटा दिया तो यहाँ पर जो बचेगा उसको क्या बोलोगे आप, सीरम बोलोगे। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर और फाइब्रिनोजन, दिस इज कॉल्ड एज दी सीरम। अब इसे अगर हम ब्लड के रिस्पेक्ट में बोले, ठीक है, तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड में से एक तो सबसे पहले क्या माइनस कर दो, फॉर्म्ड एलिमेंट माइनस कर दो, ठीक है। और उसके साथ में आप क्या माइनस कर रहे हो, फाइब्रिनोजन। तो ब्लड में से अगर आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस कर दिए, मतलब क्या बचा, प्लाज्मा, और क्या हटा रहे हो आप इसमें, फाइब्रिनोजन हटा रहे हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, सीरम। क्या कहलाएगा, ये हमारा सीरम। क्लियर है, पर सीरम में प्रेजेंट क्या है, दिस सीरम कंटेन्स एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी को मैंने आपको क्या सिखाया था, ग्लोब्यूलिन। तो सीरम में ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है सीरम में, ग्लोब्यूलिन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। सिर्फ हमने क्या हटाया, यहाँ से फाइब्रिनोजन को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो हमारे प्लाज्मा में दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यदि उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो जो सिर्फ सैप बचेगा, जो फ्लूइड बचेगा, उस फ्लूइड को क्या कहेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड एज दी सीरम, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने देखा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और ये कंस्टिट्यूट करते हैं 45%। कितना बनाते हैं ये, ब्लड का 45% बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड। मोस्ट अबंडेंट है ये सेल में,
और बॉडी में भी मोस्ट अबंडेंट होंगे। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट मैन में ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। कहाँ बनती है ये? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में एडल्ट्स में बनती है। RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। किस में नहीं होता है? मोस्ट ऑफ द मैमल्स में नहीं होता है। यहाँ बोला जा रहा है मोस्ट ऑफ द मैमल्स, तो हमने एक्सेप्शन में लिख दिया था कैमल और लामा। यहाँ बोला जा रहा है कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन अडल्ट। अडल्ट में आरबीसी किस में बनती है? रेड बोन मैरो में। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कोई और बना रहा होगा। एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों? तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में इरिथ्रोपोइसिस कौन करवाता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में इरिथ्रोपोइसिस होता है बाय लिवर एंड स्प्लीन। कौन करवाता है? लिवर और स्प्लीन करवाते हैं। ठीक है, तो रेड बोन मैरो इज द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन ऑफ अडल्ट्स and liver and spleen are the erythropoietic organ of embryonic life. ठीक है, they have a red colored iron containing complex protein called as hemoglobin. ठीक है, आरबीसी के अंदर हमने क्या फिल किया था? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड नेचर और नेम ऑफ द सेल, इसीलिए आरबीसी का कलर रेड है। ठीक है, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. 12 to 16 grams of hemoglobin 100 ml of blood में प्रेजेंट होता है। These molecules play a significant role in transportation of respiratory gas. तो रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन करवा रहा है? हीमोग्लोबिन करवा रहा है। तो हमने क्या कहा था कि जितना अधिक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा वो हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। ठीक, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days after which they are destroyed in the spleen which is called as the graveyard of the RBC. ये भी हमने देख लिया था। आरबीसी जो है वो अपने 120 डेज का लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद में ट्रांसफर हो जाती है टुवर्ड्स दी स्प्लीन। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती है? वो स्प्लीन तक चली जाती है, वहां जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ठीक, नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जिसे हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस। कैसी होती है ये? कलरलेस, ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसलिए इनमें कोई कलर नहीं आता है। दे आर न्यूक्लिएटेड and are relatively lesser in number with an average 6000 to 8000 per cubic millimeter. Short lived होती हैं। We have two main categories of WBC, granulocytes and agranulocytes. न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल ये ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होगी 60 to 65%, बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होगी 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में जिनका परसेंटेज 6 to 8% है, दोनों का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस, जो डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी में एंटर हो गए हैं उन्हें। बेसोफिल सिक्रीट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। और इओसिनोफिल जिसका परसेंटेज 2 to 3% है, वो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती है, मतलब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है और साथ साथ में एलर्जी को भी बचाती है। ठीक है, इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद एलर्जी उनको ये प्रिवेंट करती है। देखो, ये आरबीसी हो गया, ये प्लेटलेट्स के टुकड़े हो गए, इओसिनोफिल बाइलोब्ड हो गया। बेसोफिल जो है इसमें ये आपको एक स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनता है। न्यूट्रोफिल में 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब ऐसे बन गए। मोनोसाइट में हमको ये बीन शेप का या किडनी शेप का दिखाई दे रहा है और लिम्फोसाइट्स में आपको ये नॉर्मल सर्कुलर टाइप के न्यूक्लियस जो है वो दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes 20 to 25% are the two major types of lymphocytes are there, B and T. Both B and T lymphocytes are responsible for the immune response of our body. ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है? ठीक, फिर प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स
and are the cell fragments produced by the megakaryocytes, special cells in the bone marrow. प्लेटलेट्स क्या होते हैं? फ्रैगमेंट होते हैं, सेल्स के टुकड़े होते हैं ये, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन से बने हुए, इसीलिए क्या बोलेंगे इनको अपन? फ्रैगमेंट्स ऑफ दी सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी मेगाकैरियोसाइट। किससे प्रोड्यूस हुए हैं ये? मेगाकैरियोसाइट से प्रोड्यूस हुए हैं। कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो बोन मैरो में पाए जाते हैं। ब्लड में नॉर्मली 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज कर सकते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग और कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। A reduction in their number can lead to clotting disorder which lead to excessive loss of blood from the body. अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है तो प्लेटलेट के नंबर के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर हो जाएगा तो उससे ब्लड लॉस हमें ज्यादा होने लगेगा। सीधी सी बात है कि अगर हमारी प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाएगी तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आने लगेंगी, और अगर ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आने लगेंगी तो उसकी वजह से हमें एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है वो हो सकता है। क्लियर हुआ इतना बच्चों? ठीक है, तो हमने इतना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें? ब्लड ग्रुप। क्या देखेंगे बच्चों हम इसमें? ब्लड ग्रुप। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम कल देखेंगे यहाँ पर ब्लड ग्रुप। टिल देन आप लोग इतने पोर्शन को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड लक।